कहीं कहीं पे फॉस्फेट ऐड करने से कोई हार्मोन एक्टिव होता है तो कोई हार्मोन डीएक्टिव होता है। मान लीजिए मेरे पास एक प्रोटीन है ए। कौन सा प्रोटीन है? ए। वो प्रोटीन ए के ऊपर जब फॉस्फेट लगता है तो एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? वो एक्टिव। एंड फॉस्फेट बी की वजह प्रोटीन लगे, वो फॉस्फेट लगा तो क्या हो जाएगा? वो डीएक्टिव। फिलहाल मुझे क्या करना है? मुझे फॉस्फेट बी एक्टिव है, उसे क्या करना है? डीएक्टिव करना है। क्या करना है? डीएक्टिव। तो क्या करेंगे? तो फिलहाल क्या जोड़ देंगे? फॉस्फेट। तो आपका बी क्या हो जाएगा? डीएक्टिव। जो आपका प्रोटीन ए है वो फिलहाल इनएक्टिव है। क्या है वो? इनएक्टिव। उस पर फॉस्फेट लगा जोड़ दो, क्या हो जाएगा? वो एक्टिव हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे फॉस्फेट क्या कर रहा है? प्रोटीन को एक्टिव कर रहा है, तो कहीं पे क्या कर रहा है? डीएक्टिव। किसको एक्टिव करना है, किसको डीएक्टिव कर रहा है, तो डिपेंड करता है भाई हमारे फिजियोलॉजी के ऊपर। कुछ एग्जांपल याद दिया हुआ देखो। वन ऑफ द प्रोटीन काइनेज माइट ट्रिगर ग्लाइकोजन सिंथेसिस and a second might cause the breakdown of triglyceride, a third may promote the protein synthesis। यानी कि एक ही आपके यहाँ पर क्या है? अलग अलग टाइप के प्रोटीन काइनेज कुछ क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोजन को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। बेटा ग्लाइकोजन बनना मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजन कैसे बनता है? ग्लूकोज कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ग्लाइकोजन। यानी इस प्रोसेस में क्या होगा बेटा? तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या होगा? डिक्रीज। ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, यानी आपका जो फैटी एसिड उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा? बहुत सारा क्या मिलेगा आपके लिए? ग्लूकोज। यानी यहाँ पर ये भाई साहब कहीं पे ग्लूकोज को कम करवा रहे हैं तो कहीं पे ग्लूकोज को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, बेटा जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा आपका? ग्लूकोज। लेकिन प्रोटीन को तो बनाया जा रहा है, यहाँ भी क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल। तो कहीं पे वही आपका प्रोटीन काइनेज ग्लूकोज का लेवल कहीं कम कर रहा है, कहीं ग्लूकोज का लेवल ज्यादा कर रहा है, कहीं ग्लूकोज फिर से कम कर रहा है। एक ही है लेकिन किसी को एक्टिव कर रहा है तो किसी को क्या कर रहा है? वो डीएक्टिव करने का काम कर रहा है। मैं वही समझाना चाहता हूँ। कुछ एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है देखो। Many hormones, pay attention here. Many hormones exert at least some of their physiological effect to the increase in the CAP. Example कौन सा? ADH, TSH, ACTH and इसमें आपके ये सारे हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन। क्या है ये? रिलीजिंग हार्मोन। ये सब क्या करते हैं बेटा? ये सारे हार्मोन का लेवल क्या होता है? बढ़ता है अगर CAMP काम कर रहा है। CAMP काम कर रहा है मतलब फॉस्फेट ऐड होगा, फॉस्फेट ऐड होगा मतलब ये एक्टिव होंगे। ये सारे हार्मोन बेटा फॉस्फेट ऐड होने पर क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि जब ये CAMP का लेवल बढ़ेगा तो फॉस्फेट बढ़ेगा, फॉस्फेट बढ़ेगा तो ये एक्टिव होंगे। इसका मतलब फॉस्फेट ऐड होने पर क्या हो रहा है? ये एक्टिव होंगे। ठीक है। अच्छा, CAMP के अलावा और भी कुछ अदर मैसेंजर है जो मैंने बोला, बहुत सारे और भी मैसेंजर हैं। जैसे ये देखिए कैल्शियम आयन की क्या बेटा? एक मैसेंजर है। CGMP मतलब क्या होता है? साइक्लिक। G मतलब बेटा गोनासाइन मोनोफॉस्फेट, गोनासाइन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड AMP। ठीक है। इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। आपको याद नहीं रखना है इसमें, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, CAMP इज द सेकेंड मैसेंजर। ठीक है। आपको ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, बाकी कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अप रेगुलेशन डाउन रेगुलेशन मैंने आपको बहुत पहले सिखा दिया है। जब कभी भी हार्मोन्स कम है लेकिन हार्मोन हमें चाहिए परफेक्ट, तो हम क्या करते हैं? रिसेप्टर को बढ़ा देते हैं। याद है? अप रेगुलेशन। हार्मोन ज्यादा हो गया है, अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? रिसेप्टर्स को कम कर देंगे। डाउन रेगुलेशन। ठीक है। एनी डाउट?
देखो, when the effect of two hormone acting together is greater or more extensive, this is called as synergistic effect. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. synergistic effect मतलब क्या, जब दो हार्मोन कंबाइन होते हैं ना, उनका इम्पैक्ट बढ़ जाता है. जैसे आपने सुना होगा ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन ऑब्वियसली हमारी बॉडी में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, लेकिन यही ग्रोथ हार्मोन किसके साथ कंबाइन हो जाए, थायराइड के साथ और इंसुलिन के साथ, तो ग्रोथ बहुत ही बेस्ट तरीके से होता है. ग्रोथ पहले ही हो रहा है, लेकिन इनकी वजह से ग्रोथ का रेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. तो जब 2-3 हार्मोन मिलके इम्पैक्ट दिखाते हैं और वो इम्पैक्ट पॉजिटिव है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट. क्या बोलते हैं इसको, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट. जैसे एग्जांपल, यहाँ पर जो एक एग्जांपल मैंने दिया, यहाँ लिखा हुआ है, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ oocyte इन द ovaries require both FSH from the anterior pituitary and estrogen from the ovary. दोनों चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि FSH आपका oocyte प्रॉपर डेवलप हो, तो उसके लिए बेटा FSH भी चाहिए एंड एस्ट्रोजन दोनों कंबाइन होंगे, तभी आपका पूरा वो oocyte डेवलप होगा. मैं किसकी बात कर रहा हूँ, oocyte. फॉलिकल की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा. फॉलिकल को डेवलप होने के लिए सिर्फ FSH चाहिए, लेकिन अंदर की ऊसा को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, एस्ट्रोजन. क्या चाहिए, एस्ट्रोजन. भूलना नहीं है, ठीक है. एक और एग्जांपल, एक होता है एंटागोनिस्टिक, कि भाई जब दो हार्मोन आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, काटने की कोशिश, दोनों एक दूसरे को बोल सकते हो खत्म करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे. जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है. अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया तो इंसुलिन आएगा और ग्लूकागॉन का लेवल तो भाग जाते हैं, तेरे वजह से ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है, ज्यादा. अब मैं आया हूँ ग्लूकोज को कम करके फिर से नॉर्मल बनाऊंगा. इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकोज के लेवल को काफी कम कर दिया, नॉर्मल से भी कम कर दिया. तो ग्लूकागॉन आएगा, भागा से तू कितना कम कर दिया, वो ग्लूकोज का लेवल फिर क्या करेगा, बढ़ाएगा. एक दूसरे के लिए एंटागोनिस्टिक है. क्या ये एंटागोनिस्टिक है. साइनर्जिस्टिक समझा, दोनों सपोर्ट करते हैं. एंटागोनिस्ट मतलब एक दूसरे के अपोजिट में खड़े होते हैं, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया. क्लियर. अभी हम यहाँ सीखने वाले हैं, आज के जो टॉपिक है वो हमारा है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स. एंडोक्राइन जो आपका सिस्टम है उससे जुड़े हुए कुछ बीमारियां, ठीक है. ऑब्वियसली यहाँ पर मैं आपको जो डिजीज बताने वाला हूँ वो ऑब्वियसली आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा बिकॉज नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो देखिए क्या होता है, ध्यान सुनना. या तो आपका हार्मोन बहुत कम सीक्रेट होगा तो बोलेंगे हाइपोसिक्रेशन, या तो आपका हार्मोन बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होगा तो क्या बोलते हैं, हाइपरसिक्रेशन. अब तीसरा होता है कि आपका गलत हार्मोन सीक्रेट होता है, फॉल्टी हार्मोन. क्या आएगा, फॉल्टी हार्मोन. या फिर आपके रिसेप्टर के नंबर काफी कम है या फिर रिसेप्टर नंबर काफी ज्यादा हो गया, रिक्वायरमेंट से कम है या रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, ठीक है. या फिर होता है किससे प्रॉब्लम हो रहा हो, सेकेंड मैसेंजर. सेकेंड मैसेंजर का एक एग्जांपल दीजिए, CAMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. ये है आपका सेकेंड मैसेंजर जो किसे एक्टिवेट करता है, काइनेज प्रोटीन. काइनेज प्रोटीन क्या करेगा, ये आपके ATP को तोड़ेगा, कन्वर्ट करेगा ADP में और एक फॉस्फेट को बाहर निकालेगा. एक फॉस्फेट का यूज क्या है, उससे किससे जोड़ा जाएगा बेटा, सेल्यूलर प्रोटीन से जोड़ेंगे, जिससे कि या तो वो प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा या तो वो डीएक्टिव हो जाएगा. अंडरस्टूड, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ जुड़े हुए डिसऑर्डर, डॉफिज्म,
छोटी हाइट, जायजेंटिज्म ह्यूज बॉडी साइज लाइक तक्रोइड खाली, एंड एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली मतलब भयावह डरावना चेहरा। अब देखो आंखें से बाहर फटी नहीं। एक मूवी है स्त्री टू देखा है, सरकटा वैसा रहेगा वो। चलिए जी ध्यान दो यहाँ पर डॉर्फिज्म, पे अटेंशन। हाइपोसिक्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स। अगर वो कम सिक्रेशन होता है तो बोन का ग्रोथ क्या हो जाएगा बेटा, स्लो। आपको पता होना चाहिए आपके बोन होते कुछ ऐसे, राइट, और आपके बोन में यहाँ पर एक प्लेट होती है, इसको बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? ये गैप जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ही ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट होगा, वो उतना लेंथ बड़ा होगा। लेकिन होता क्या है, एपिफाइजियल प्लेट का जो गैप होता है वो काफी कम हो जाता है। बहुत जल्दी क्या होता है बेटा, वो गैप भर जाता है, और जितनी जल्दी गैप भर जाएगा उतना ही हाइट क्या होता है, कम हो जाएगा। तो जल्दी भर गया मतलब छोटा गैप था, छोटा गैप था मतलब ज्यादा हाइट बढ़ने वाली नहीं है। Epiphyseal plate closes before the normal height is reached. This condition is called as pituitary dwarfism. The other organs also fail to grow and the body proportion are childlike. ये तो ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना छोटी हाइट है तो उसका बटना बौना चलाते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल है। कुछ इतने छोटे होते हैं खाली, मतलब हार्डली 2 से 3 फीट के होते हैं। आपने देखा होगा किसी वीडियोस में एक लड़की है जो लगभग 25-26 साल की है, लेकिन हाइट इतनी सी है, मतलब बैग में रख लो तो जादू से भी छोटी है। समझा? अंडरस्टूड? ये देखिए नेक्स्ट इज जायजेंटिज्म, समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज गाइगेंटिज्म। ये रहे भाई साहब लंबे वाले, ये है टॉल हाइट, ये नॉर्मल टॉल मतलब जो टॉल होता है वैसे है। ये तो ये अनका बच्चे ने ग्रेड कर लिया, अनका बच्चे मेरा टॉल है, दैट इज वो टॉल बोलेंगे उसको, हम लोग जायजेंटिज्म नहीं बोलेंगे, लेकिन ग्रेड कर जायजेंटिज्म है। ठीक है, ये क्यों होता है? बिकॉज हाइपर सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ज्यादा ही कुछ सीक्रेट हो गया है। ठीक है, इससे आपका जो बोन का लेंथ है वो एबनॉर्मली क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। द पर्सन बिकम वेरी टॉल बट बॉडी प्रोपोर्शन आर अबाउट नॉर्मल। भले टॉल है तो ऐसा नहीं कि टांग लंबी हो गई, पीठ अभी छोटा सही है, प्रोपोर्शन सही है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा क्या रहेगा, सोचो ना टांगे बड़ी हो गई, पीठ इतना ही बड़ा, मुट्ठी इतना ही बड़ा है। अजीब सा बोले नहीं है, कार्टून जैसा। हाइट बड़ी हुई लेकिन बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से वो सही दिखता है। ठीक है, अभी ग्रेड खेलेगा देखो तो कभी कभी उसका पीठ जो है ना काफी बड़ा दिखता है उसका, लेकिन पैर ध्यान से देखो तो उसके हिसाब से वो परफेक्ट है, लेकिन काफी लंबा है वो। ये देखिए सर कटा ऐसे ही था ना, अरे शहर में बस। ये है आपका एक्रोमेगाली। क्या ये एक्रोमेगाली? हाइपर सिक्रेशन ऑफ HGH। यहाँ भी क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, लेकिन कब? एडल्टहुड, चाइल्डहुड में नहीं। अब बड़े हो गए हो, अब आ रहा जाना, तो अब बड़े के अंदर और बड़ा क्या ही करोगे। देखो बोन्स ऑफ हैंड, फीट, नीज, चिक्स, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, काफी ज्यादा बड़े हो जाएंगे। आपको लगता है तब ये फेस काफी बड़ा, ये देख रहा है ऐसा चल रहा है। ठीक है, eyelids, lips, tongue and nose enlarge, skin thickens and develop furrows, especially on the forehead। यहाँ पर से लाइन्स आ जाएगी बड़ी बड़ी अपने आप। समझा आपको? नहीं डाउट? तो जो तीनों ही बीमारियां हैं वो किसकी वजह से हो रही है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के एबनॉर्मल फंक्शन के कारण, या तो हाइपर सिक्रेशन या फिर हाइपो। हाइपो के लिए सिर्फ एक ही है डॉर्फिज्म, हाइपर के लिए दो है एक्रोमेगाली एंड जायजेंटिज्म। नेक्स्ट आते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर में डायबिटीज इंसिपिडस। एक होता है आपका डायबिटीज मेलिटस, ये वो डायबिटीज है शुगर से रिलेटेड है। डायबिटीज इंसिपिडस ये होता है जिसके अंदर डायबिटीज का अक्सर लोग क्या मतलब समझते हैं, डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी,
डायबिटीज का एक्चुअल मतलब होता है एबनॉर्मल। क्या होता है? एबनॉर्मल या माल फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं डायबिटीज। नॉर्मली डायबिटीज बोल के हम लोग ये बोल देते हैं, लेकिन डायबिटीज एग्जैक्टली पता नहीं होता। अगर जब शुगर वाली बीमारी बात बोलो ना, शुगर वाली, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। और यहाँ पर आपका डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें ह्यूमन की जो किडनी है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसमें ह्यूमन को जो यूरिन है एकदम पानी जैसा होता है, भर भर के दिन भर में वो 10 लीटर यूरिन निकालेगा और 25 लीटर पानी पिएगा। हर आधे घंटे में क्या करना है, उसको यूरिनेशन भी जाना है। इसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। बार बार इसके लिए प्यास लगेगी, इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया। समझा आपको? ठीक है। यहाँ पर एडीएच काम नहीं करता है। ठीक है बेटा, एडीएच का फंक्शन क्या होता है? एडीएच का फंक्शन होता है कि वो आएगा और यूरिन के अंदर पानी की क्वांटिटी को कम करेगा, लेकिन यहाँ एडीएच काम करता ही नहीं। तभी तो सारा पानी बॉडी से क्या हो जा रहा है? लॉस हो जाता है। सो इट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन द एडीएच। एनी डाउट? कुछ सिम्टम्स पढ़ते हैं, देखो। न्यूरोजेनिक एंड नेफ्रोजेनिक। न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस रिजल्ट फ्रॉम द हाइपोसेक्रेशन ऑफ एडीएच, usually caused by a brain tumor, head trauma, brain surgery that damages the posterior pituitary or the hypothalamus। ये गड़बड़ हो क्यों रहा है? या तो ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, एक्सीडेंट हुआ, कैंसर हुआ, या कुछ ट्रॉमा वगैरह हो गया है, इसलिए एडीएच का सिक्रेशन क्या हो गया? काफी कम, इतना कम हो गया बिल्कुल नहीं हो रहा है। और दूसरा होता है कि किडनी, एडीएच तो है लेकिन किडनी उसको रेस्पॉन्ड, तो दो तरीके से कारण दो हो सकते हैं। ठीक है, कारण चाहे जो भी हो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। ठीक है, यानी कि या तो मम्मी ने खाना बनाया, आपने नहीं खाया तो भी आपका पेट खाली है, या मम्मी ने खाना ही नहीं बनाया तो भी आपका पेट खाली है। रिजल्ट तो वही आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? पॉलीडिप्सिया, यानी बार बार इससे आपका क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। बार बार क्या होगा? आपका पानी में पानी जो है यूरिन फॉर्म में लॉस होगा, उसको बोलते हैं डाययूरेसिस। यहाँ पे डाई का मतलब होता है डाइल्यूट, यूरेसिस का मतलब क्या होता है? यूरिन। यूरिन एकदम पानी जैसा डाइल्यूट रहेगा। ठीक है, अगर ऐसे इंसान को पानी नहीं मिला तो बहुत जल्दी मर जाएगा, क्योंकि पानी जितना वो डाउनलोड कर रहा है उससे उसको अपलोड भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसको ड्रिंकर्स डिजीज भी कहा जाता है, बिकॉज बहुत ज्यादा क्या लगता है इसके अंदर? प्यास लगती है। ठीक है, तो भाई क्या ट्रीटमेंट है इसका? सबसे पहले उसको जीवन भर क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, इसको नेजल एप्लीकेशन, नाक के थ्रू क्या लेना पड़ेगा बेटा? एडीएच। इसके थ्रू क्या होगा? वो काम करेगा। और मान लो कि एडीएच है लेकिन किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, तो आपको किडनी का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा या फिर किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर बोलेंगे भाई काम को नमक कम खाओ, मीठा कम खाओ, क्योंकि नमक खाओगे तो फिर से नमक निकालने के लिए क्या चाहिए? पानी। मीठा निकालने के लिए क्या चाहिए? पानी। समझा आपको? ये सब बोलेंगे कम खाने के लिए। हाँ, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? इसीलिए उनको खाने में टेस्ट नहीं आता। किसी ने बोला ना टेस्ट, वो नमक कम खाएंगे, मीठा खा तो उनको खाने में टेस्ट ही नहीं आएगा। इसीलिए उनको खाना कैसा लगता है? हमेशा टेस्ट लग जा रहा है, खाने में नमक ही डालते हैं। थायराइड ग्लैंड, ये क्या आपका? थायराइड सबसे कॉमन है, आपने सुना होगा लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड। तो थायराइड बोल देते हैं, लेकिन थायराइड एक्चुअली है क्या? या तो हाइपरथायरॉइडिज्म होगा या फिर हाइपोथायरॉइडिज्म। ठीक है, नो डाउट। यहाँ है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल मतलब बर्थ के साथ इसको हाइपोथायरॉइड, बर्थ के साथ ये पैदा होते ही इसका थायराइड ग्लैंड कम फंक्शन करता है। ठीक है,
इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का ग्रोथ काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया थायराइड हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन एक साथ मिलते हैं तो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। समझा आपको? थायराइड कम है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो ग्रोथ नहीं होता, मेंटल रिटार्डेशन तक होता है, फिजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम सब होते हैं। ठीक है, ये तो छोड़ दो। ये देखो हाइपोथायराइडिज्म दिख रहा है आपको? इंसान का शरीर फूक जाता है, बोलेंगे भाई दिन में खाली 2 रोटी खाता हूँ लेकिन देख रहा फूक क्यों, ऐसा मोटा मोटा चप्पी चप्पी रहेगा वो। ठीक है, इसकी बीमारी को बोलते हैं मिक्स्ड एडिमा। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड एडिमा। ठीक है, ध्यान देना। इसमें क्या होता है कि हॉलमार्क एडिमा, ये दिख रहा है कोई एडिमा? पता है आपको? शरीर के अंदर जो जितने भी टिश्यूज में पानी भर जाएगा, क्या भर जाएगा? पानी, लिक्विड भर जाएगा, इसको बोलते हैं एडिमा। क्या बोलते हैं? एडिमा। और ये देखो, ये सब आपको स्वेलिंग, ये सब पूरा फूगा फूगा दिखाई देगा। अंडरस्टूड? ये आपका थायराइड ग्लैंड का कम काम करने का रिजल्ट। अब आएंगे हाइपरथायराइडिज्म। ये देखो, इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलते हैं इसके अंदर? एक है ग्रेव्स। ये आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या होता है ये? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पर द पर्सन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज दैट मिमिक द एक्शन ऑफ TSH. The antibodies continuously stimulate the thyroid gland to grow and produce the thyroid hormone. पहले कहानी समझो, थायराइड ग्लैंड एक्टिव कैसे होता है। आपके ब्रेन से आएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जो आपके थायराइड पे काम करेगा और थायराइड क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा और फिर थायराइड प्रोड्यूस करेगा थायराइड हार्मोन। राइट? कई बार पर्सन का जो इम्यून सेल है, इम्यून सिस्टम है, वो कुछ ऐसे सेल्स बना रहा है या ऐसे केमिकल्स बना रहा है जो किसके जैसे हैं? TSH के जैसे हैं, TSH नहीं है। और ये जाके किस पे इम्पैक्ट डालते? सीधा थायराइड। थायराइड क्या लग रहा है? TSH है, तो थायराइड का साइज क्या हो जाता है? बड़ा, एनलार्ज। तो ये आपके इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी, मिस्टेक्स होने के कारण ऐसे हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसी इसको क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेव्स डिजीज। ये देखिए, आंखें देख रहे हो? बस कुछ और, थोड़ा सा और थोड़ा सा ऐसा मारो ना, आ रहे हैं जबरदस्त। देख रहे हो? एक्सोथैलेमस। एक्सोथैलेमस मतलब आंखों का बाहर आना। ऑप्थैल्मिक मतलब क्या होता है? आंखें। एक्सो मतलब बाहर। तो कभी ऐसा देखना ना, जैसे डरना नहीं, बोले थायराइड का प्रॉब्लम है, इलाज कराओ। एक्सेल पे खुश रहा तो, एक्सेल पे खुश रहा तो, एक्सेल पे खुश रहा तो। आप साइंस पढ़ते हो, उसमें होश की बातें करते हो यार। साइंस होश उसमें यकीन नहीं करता, साइंस पावर में यकीन करता है। नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव। साइंस पावर मतलब पावर का आप क्या यूज करते हो। कुछ ऐसे हैं, एनर्जीज हैं जो साइंस के फिलहाल अभी रेंज के बाहर है। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो ठीक कैसे करोगे ग्रेव डिसीज को? तो पहले तो क्या करो? सर्जिकल रिमूवल ऑफ पेडिशन। या तो क्या करो, इसको निकाल दो, थायराइड ग्लैंड में निकाल दो, भाई ये दिक्कत है। हाँ, या फिर इसको आयोडीन दो। आयोडीन क्या करता है? इसकी साइज को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अंडरस्टूड? या फिर क्या दो उसको? एंटी थायराइड ड्रग।
जो थायराइड को कंट्रोल करेंगे। गॉइटर देख रहा है यहाँ पर ये पार्ट काफी इलाज हो गया है। कई बार तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इलाज होता है, इसको बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। पहले के टाइम पर गॉइटर जो होता था, मतलब पहले के टाइम में गॉइटर बहुत कॉमन था बिकॉज आयोडीन की काफी कमी थी। लेकिन जब आजकल तो इसे नमक में क्या मिलाते हैं? आयोडीन, जो क्या करता है गॉइटर को कंट्रोल करने में काम आता है। गॉइटर कैसे हो रहा है? सेम यहाँ भी आपका ये थायराइड ग्लैंड है वो इलाज होता है। कैसे? ब्रेन ने आपके पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या वजह TSH किस पे काम किया? लेकिन थायराइड के पास थायराइड का एक्टिव होने के लिए TSH तो चाहिए, के साथ ही आयोडीन भी चाहिए। आपके खाने में आयोडीन है ही नहीं। जब खाने में आयोडीन ही नहीं है तो ये एक्टिव नहीं होगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या लगता है कि शायद मैंने कम TSH निकाला इसीलिए थायराइड एक्टिव नहीं होगा। और ज़्यादा क्या निकालता है? थायराइड का साइज क्या हो गया? अभी भी एक्टिव नहीं हुआ, और TSH निकालेगा और साइज धीरे धीरे साइज क्या होता है? बढ़ता जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो आयोडीन में कमी की वजह से ये होता है। नहीं, फिर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन, आयोडीन 123 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आयोडीन 123। अंडरस्टूड? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं PTH ग्लैंड। हो गया, नहीं पढ़ना है, बंद करो भाई, बंद करो। हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इसमें हमें ये सीखना है कि आपका हार्मोन काम कैसे करता है। हम सब जानते हैं कि हार्मोन जो होता है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में क्या होता है? रिलीज होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है। हार्मोन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आप इसका नेचर भी जानते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं लिपिड सोल्यूबल, तो कुछ होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल। अगर किसी हार्मोन को किसी सेल पर एक्टिव होना है तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में हर एक सेल के ऊपर होता है सेल मेम्ब्रेन। तो और इसका मतलब क्या हो गया? 100% द हार्मोन हैव टू टारगेट टू द सेल एंड इसकी वजह से उसको सबसे पहले किसको इंटरफेयर करना पड़ेगा? सेल मेम्ब्रेन, तभी तो अंदर जाएगा वो। अगर आपका हार्मोन फैट सोल्यूबल हुआ या लिपिड सोल्यूबल हुआ तब तो वो आसानी से अंदर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन खुद किसका बना होता है? फॉस्फोबाइलिपिड लेयर। किसका बनता है बेटा? फॉस्फोबाइलिपिड लेयर। और आपको पता है लिपिड और लिपिड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और डायरेक्टली वो क्या हो जाता है? अंदर चले जाता है। और आपको दूसरी बात ये कि जो लिपिड जो आपका वाटर सोल्यूबल है वो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन मान लीजिए कोई वाटर सोल्यूबल है वो अंदर जा नहीं सकता, तो सेल पे काम कैसे करेगा? भाई काम तो करना उसको। और आप ये भी जानते हैं भाई सेल के पास रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स, जिससे कि वो आइडेंटिफाई करता है कि ये हार्मोन रिसीव करना है या नहीं करना है। करेक्ट है? ठीक है। अब वरना क्या होगा? आपको पता हार्मोन तो हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज हो रहा है टेस्टिस से तो ब्लड के अंदर जाएगा, और ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन में लंग्स के अंदर भी है, हार्ट के अंदर भी है, स्किन में भी है, मसल्स में भी है, आईज में भी है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन सिर्फ टेस्टिस पे काम क्यों कर रहा है? क्योंकि टेस्टिस के पास उस टेस्टोस्टेरोन के लिए क्या है? रिसेप्टर्स हैं। वैसे ही अगर कोई सेल आपका कोई सेल के पास कोई सेल के ऊपर किसी हार्मोन का क्या करना है? इम्पैक्ट डालना है। एनी डाउट? सो हार्मोन क्या करेगा? वो सेल पे आके इन्वेड करेगा, सेल पे आके अटैक करेगा। अब अगर वो हार्मोन लिपिड सोल्यूबल है तो सीधा अंदर चले जाएगा, लेकिन अगर वाटर सोल्यूबल है तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। इसीलिए लिपिड सोल्यूबल हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, सेल के अंदर। और जो वाटर सोल्यूबल होंगे उनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। क्योंकि भाई वाटर सोल्यूबल है वो सेल के अंदर नहीं जा सकता,
तो वो काम कैसे करेगा? वो काम करने के लिए उसके रिसेप्टर कहाँ है? सेल के ऊपर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं द रिस्पॉन्स टू अ हार्मोन डिपेंड्स ऑन बोथ द हार्मोन एंड द टारगेट सेल। वेरियस टारगेट सेल्स रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सेम हार्मोन। फॉर एग्जांपल, इंसुलिन stimulates the synthesis of glycogen in the liver and synthesis of triglyceride in the adipose cell. The response to a hormone is not always synthesis of new molecule as in the case of insulin. जरूरी नहीं कि इंसुलिन हम जैसे जरूरी नहीं कि हर हार्मोन से कुछ ना कुछ तो बने। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हार्मोन चीज़ों को रोकने का भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, यही करता है ना, नॉर्मल पे लाके छोड़ता है। तो इसका मतलब इंसुलिन क्या कर रहा है? आपके अंदर जो ग्लूकोज बन रहा है उसके प्रोसेस को क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। बोलेगा भाई ऑलरेडी इतना ग्लूकोज है, तुम अपने क्या करो, ग्लूकोज के प्रोसेस को रोको। अब ग्लूकोज बनने के ग्लूकोज कैसे कैसे बन रहा है? बहुत सारे तरीके। एक तरीका है क्या ग्लूकोज बनने का कि आपके लीवर में जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट किस में होगा? ग्लूकोज में, तो उसको क्या करेगा? रोक देगा। दूसरा क्या तरीका है? आपके अंदर जो एडिपोज टिश्यू में जो फैट्स है, फैटी एसिड्स है, उसको किस में कन्वर्ट होने, वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा? शुगर में, ग्लूकोज में। तो उसको भी क्या करेगा? रोकेगा। बोलेगा जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इतना सारा ग्लूकोज है। अभी मैं हूँ ना, मतलब कि मैं कौन हूँ? इंसुलिन। मैं ग्लूकोज को कम करना है तो हर तरीके से क्या करूँगा? ग्लूकोज को कम करूँगा, जो ग्लूकोज बना है उसको भी रोकूंगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हार्मोन आए तो उससे कुछ सिंथेसाइज ही हो, कई बार रोकने वाला काम भी होता है। एनी डाउट? नेक्स्ट, हार्मोन के कुछ और बातें। और क्या इम्पैक्ट होता है हार्मोन का? हार्मोन चेंजेस द परमिएबिलिटी, हार्मोन स्टिमुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, हार्मोन ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हार्मोन आल्सो कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। इसको मैं एक एक एग्जांपल समझाता हूँ। पहला इसमें दिया परमेबिलिटी। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जब वो किसी सेल पे काम करते हैं तो सेल की परमेबिलिटी को चेंज करते हैं। परमेबिलिटी मतलब पहले ये सेल जिसको परमिशन देता था कि आप अंदर आ सकते हैं और आप बाहर जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ नाउ हार्मोन, अब वो क्या बोलेगा? उल्टा करेगा। या फिर बोलेगा चलो जिसको पहले रोक रहा था उसको भी क्या करेगा? अंदर आने की परमिशन है, या जिसको बाहर जाने की परमिशन उसको क्या कर देगा? रोक देगा। यानी कि पूरी की पूरी परमेबिलिटी ही क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। कौन? हार्मोन। या फिर क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। हार्मोन की वजह से सब्सटेंस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है? एक हार्मोन है जिससे रिलीज करते हैं अल्फा सेल्स फ्रॉम द islets of Langerhans, which is present in the which organ? islets of Langerhans बेटा कहाँ मिलता है आपको? पैंक्रियास। कहाँ मिलेगा? पैंक्रियास। तो ये जो ग्लूकागॉन है वो क्या कर रहा है? ग्लूकागॉन बेसिकली क्या कर रहा है? आपके जो लीवर में क्या है? ग्लाइकोजन, इसको कन्वर्ट किस में कर रहा है? ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज को उठा उठा के लीवर से कहाँ डाल रहा है? हमारे ब्लड के अंदर भेजने का काम कर रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। ऑल्टरिंग द रेट ऑफ स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिएक्शन। कुछ हार्मोन्स क्या करेंगे? सेल्स के मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। या तो मेटाबॉलिक रिएक्शन को फास्ट करेंगे या तो मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्लो डाउन कर देंगे। डिपेंड कि उस समय किसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर टेस्टिस के अंदर स्पम्स ज़्यादा बन चुके हैं, स्पम्स कौन बनाता है? हमारे टेस्टिस के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, राइट, जिन्हें हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और उसको स्टिमुलेट करने वाला कौन होता है बेटा? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करने वाला कौन होता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ऑलरेडी स्पम्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं तो क्या करना होगा? हमें उसके स्पीड को क्या करना होगा? स्लो। स्पीड को स्लो कैसे करेंगे? जो आपका सर्टोली सेल है उसके ऊपर कुछ ऐसी लेयर बना देगा ये हार्मोन कि वो FSH को रिसीव ही नहीं कर पाएगा। FSH रिसीव नहीं होगा तो आपका सर्टोली सेल स्टिमुलेट नहीं होगा। सर्टोली सेल स्टिमुलेट नहीं होगा तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन क्या होगा? स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसे स्लो करने की रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर? ठीक है। फोर्थ क्या दिया है? कॉजिंग द कॉन्ट्रैक्शन। एग्जांपल क्या हमारे पास? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बेसिकली कहाँ से रिलीज होता है? आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है।
ठीक है, रिलीज होता है, लेकिन ये एक्चुअली बनाता कौन है आपका? हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है, जब मदर की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तब ये उसके यूट्रस के ऊपर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्रस के जो मसल्स होते हैं उनको यूटेराइन मसल्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं मायोमेट्रियम। इधर बोलेंगे यूटेराइन मसल्स या क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम। उनके मसल्स को करवाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट, ताकि बेबी क्या हो सके? डिलीवर आउट हो सके। बिकॉज जब चीज़ें दबेगी तो प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे बेबी क्या होता है? डिलीवर आउट होता है। इज इट क्लियर? नाउ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखिए, जब कभी भी एक सेल के ऊपर हार्मोन आता है तो हार्मोन आके जैसी सेल को कांटेक्ट में आता है उसको हम लोग बोलते हैं वो अनाउंसमेंट कर रहा है कि भाई मैं आ चुका हूं, तो उसको बोलते हैं अनाउंसमेंट ऑफ अराइवल। अ हार्मोन मस्ट फर्स्ट अनाउंसमेंट इट्स अराइवल टू अ टारगेट सेल टू बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। जैसे ही आपका हार्मोन किससे कंबाइन हो गया? रिसेप्टर से। ये हार्मोन है, ये क्या है? रिसेप्टर। तब हम उसको क्या बोलते हैं? अनाउंसमेंट ऑफ इट्स अराइवल। भाई वो आ चुका है, पता चल गया। ठीक है। लिक्विड सोल्यूबल हार्मोन्स आर लोकेटेड इनसाइड द टारगेट सेल अंदर, while receptor for water soluble hormones are the part of plasma membrane। वो कहाँ रहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे, वो सेल के अंदर नहीं रहेंगे। आपको याद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपने पढ़ा हुआ था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोबायोलिपिड लेयर, और उसके अंदर आपको कुछ ऐसे क्या मिलेंगे? प्रोटीन चैनल्स मिलेंगे। याद है? वही प्रोटीन चैनल, बहुत सारे प्रोटीन चैनल बेटा, बहुत सारे प्रोटीन चैनल होते हैं, जिसमें से एक प्रोटीन क्या होगा? आपका टारगेट हो, क्या होगा? आपका रिसेप्टर होगा। क्या होगा? रिसेप्टर। समझा आपको? यानी वो रिसेप्टर सेल के अंदर नहीं है, वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है। समझा? ठीक है। कुछ फैट सोल्यूबल या लिपिड सोल्यूबल का एग्जांपल एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोडायोन है। ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन, जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से बेटा कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? नाम बताइए। पहला क्या निकलेगा उसमें से? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरा क्या निकलेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तीसरा क्या निकलेगा? सेक्स कॉर्टिकॉइड या सेक्स स्टेरॉइड। उनमें क्या आते हैं बेटा आपके? टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब आते हैं। ये सब कौन सा हार्मोन है बेटा? लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है। क्या ये? लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स। T3 एंड T4 भी क्या है बेटा आपके? ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं। T3 T4 ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। ध्यान देना। ये देखिए, ये आपका क्या है? लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है। सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां चला गया? अंदर, क्योंकि इसका जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर है, अंदर होता है। ठीक है। ये कुछ हार्मोन्स का लिस्ट है, देख लीजिए इसके अंदर कौन सा लिपिड सोल्यूबल है और कौन सा आपका ये कहाँ से आते हैं। ये सब ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, आराम से उसको घर में बैठ के देख लेना आप लोग। अभी काम कैसे करता है ये थोड़ा सा आपको सीखना है, ध्यान देना। ये आपका लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, ये रहा उसका रिसेप्टर, सीधा किस में एंट्री कर गया? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करते हुए आपके रिसेप्टर तक पहुंचा। अभी रिसेप्टर से क्या हो गया? बाइंड हो गया। अभी बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये क्या है आपका? न्यूक्लियस सेल का। ये उसके अंदर क्या बेटा? डीएनए है। क्या ये? डीएनए। ये डीएनए के अंदर आपको पता है जीन होता है। क्या होता है? जीन। और ये क्या करेगा पता है? जीन का एक्सप्रेशन ही क्या कर देगा? चेंज करेगा। जैसे मेरे आंखों के अंदर जो सेल है वही सेल, वैसा ही डीएनए तो मेरे अल्फा बीटा सेल में भी होगा, मेरे पैंक्रियास के बीटा सेल में भी सेम टू सेम है, वही डीएनए तो मेरे अंदर भी है, सब पूरी सेल में मेरे वही डीएनए। तो मेरी आंखों का सेल अलग काम कर रहा है और मेरा अल्फा सेल या बीटा सेल का जो सेल है उसका डीएनए अलग काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके डीएनए के कुछ पार्ट एक्टिव है तो इसके कुछ पार्ट यहाँ एक्टिव है। डीएनए बहुत बड़ा होता है बेटा, उसके सारे पार्ट सब एक्टिव नहीं होते, किसी जगह पे कोई पार्ट एक्टिव है, किसी जगह कोई पार्ट एक्टिव है। समझा? अभी जैसे कि ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, इंसुलिन बनाना है, तभी ये मेरा जो बीटा सेल है हमेशा इंसुलिन नहीं बनाएगा, ज़रूरत पड़ने पर बनाएगा। अच्छा, ज़रूरत है कि आप मुझे इंसुलिन बनाना है
मतलब जब जरूरत थी तो क्या बैठा था, आराम से शांत बैठा हुआ था। उसने अपने उस जीन को जो इंसुलिन बनाता उसे क्या कर लिया था, डीएक्टिव कर लिया था। क्या कर लिया था, डीएक्टिव, बंद कर लिया था, जरूरत नहीं है। अब ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है, हाई हो गया है। क्या हो गया है, हाई हो गया है। अब क्या करना भैया, अब यहाँ पर क्या होगा, सेल के अंदर क्या है, ये जो आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो उस सेल के अंदर के डीएनए को क्या कर देगा, चेंज। जीन का एक्सप्रेशन क्या करेगा, चेंज। फ्रॉम डीएक्टिव फॉर्म से क्या कर देगा, उसको एक्टिव फॉर्म में कर देगा। और उसके बाद आपको पता है डीएनए से क्या बनेगा आपका एमआरएनए, राइट। एमआरएनए से क्या बनेगा आपका प्रोटीन। जब जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया तो उससे बनने वाला एमआरएनए चेंज होगा, एमआरएनए चेंज होगा तो उससे बनने वाला प्रोटीन भी चेंज होगा। उसके बाद वो अपना एक्सप्रेशन दिखाना चालू करता है। समझ में आ रहा है आपको कैसा ये? अगर आपका हो गया ना, कौन सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया ना, डीएनए आरएनए पूरा हो गया, सबको सिखा दिया ना इसने। सो या तो वो क्या करेगा, किसी जीन को स्विच ऑफ करेगा या फिर किसी जीन को क्या करता है, स्विच ऑन। यानी कि फाइनली क्या कर रहा है वो आपके जीन के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, ऑल्टर यानी कि चेंज कर देगा। बहुत जरूरी है, समझा। अब जैसे इंसुलिन ज्यादा हो गया, अब नहीं चाहिए तो बंद तो करना पड़ेगा ना, तो कौन करेगा, हार्मोन ही करेगा ना बेटा। कौन करेगा वो, हार्मोन। कोई डाउट? नेक्स्ट ये देखिए, ये जरा इंपॉर्टेंट है। ये हार्मोन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर गया, ये उसका न्यूक्लियस, राइट। यहाँ क्या बनाया बेटा लोगों ने, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। किसके पास गया वो, डीएनए। डीएनए को क्या कर दिया उसने, ऑल्टर कर दिया, जीन एक्सप्रेशन चेंज कर दिया। इसकी वजह से क्या आ गया, अलग एमआरएनए बनेगा। इससे क्या बनेगा, अलग राइबोसोम बनेंगे। इससे क्या बनेगा, अलग प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करेगा, अपना काम करना शुरू करेगा। तो हार्मोन ने कैसे काम किया, समझ में आया आपको? हार्मोन कैसे काम कर रहा है, ये कौन सा हार्मोन है, लिपिड सेलुलर हार्मोन। लिपिड सेलुलर हार्मोन ऐसे काम कर रहा है। लिपिड सेलुलर हार्मोन बेटा आपके जीन को चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा, जीन को चेंज करेगा। इसके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, रीड कर लेते हैं। As DNA is transcribed, ट्रांसक्राइब मतलब डीएनए किस में गया है, वो ट्रांसक्रिप्शन में गया। क्या बनेगा, नया एमआरएनए बनेगा। नया एमआरएनए क्या करेगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा, कहाँ पर, आपके साइटोसोल में। वहाँ पर क्या बनेगा, नया प्रोटीन बनाएगा। और नया प्रोटीन क्या करेगा, सेल की पूरी एक्टिविटी को क्या करेगा, चेंज करेगा। ऑल्टर मतलब क्या होता है, चेंज करना। तो अपने अल्टर करवाते हो ना, चेंज करते हो साइज को, राइट। अल्टर मतलब क्या होता है, चेंज। और जैसे सेल की एक्टिविटी चेंज होगी तो सेल का रिस्पांस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपका लिपिड सोल्यूबल हार्मोन फंक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी चीज सीखेंगे। चलो फिलहाल ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स, अमाइन, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड इकोसाइनाइड are the hormones which are water soluble। और वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार तो जा ही नहीं सकते, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन के उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो खुद सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। समझा आपको, है ना? आपको याद है, आप लोगों को 11th में मैंने सिखाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको क्या मिलेंगे, आपको मिल जाता है उसके अंदर प्रोटीन के चैनल्स। अगर ये सब नहीं याद है तो ये सब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। फिर चलो डायग्राम को मैं समझाता हूँ। डायग्राम है कहीं पे, कहीं पे डायग्राम है नहीं है। जस्ट लेट मी चेक, डायग्राम है क्या, नहीं है। चलो ये देखिए, ये देखो, ये है आपका कौन सा हार्मोन, वाटर सोल्यूबल हार्मोन। ये रहा उसका रिसेप्टर।
हार्मोन आया, रिसेप्टर आया, राइट, ठीक है। जैसे ही आएगा यहाँ पर एक प्रोटीन बन रहा है, कौन सा प्रोटीन? जी प्रोटीन। ध्यान सुनना, कौन सा प्रोटीन? जी प्रोटीन। और जैसे ये दोनों कंबाइन हुए जी प्रोटीन बना, यहाँ पर एक साइकिल शुरू होता है, एडिनाइलेट साइकिल। कौन सा साइकिल? एडिनाइलेट साइकिल। एडिनाइलेट मतलब वो एडिनाइन को एक्टिव करेगा, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी याद है, वो साइकिल आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका एटीपी कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एएनपी। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एएनपी फॉर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। 3 से 1 पर आ गए, यानी कितना फॉस्फेट बाहर निकल गया? 2 फॉस्फेट बाहर निकला है। याद रखना, कितना फॉस्फेट बाहर निकला है? 2 फॉस्फेट, ठीक है। एनी डाउट? एक्टिवेटेड एडिनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट एटीपी टू एएनपी। ये जो आपका एडिनाइलेट से एटीपी कन्वर्ट किसमें कर दिया बेटा? एएनपी। कितना क्लियर हुआ? फिर से एक बार, क्या हुआ? आपका वाटर सोल्यूबल हार्मोन आया, किसके पास आया बेटा? रिसेप्टर के पास, कंबाइन हुआ। यहाँ पर एक और चीज ऐड हो गया, कौन सा बेटा शुरू हो गया आपका? जी प्रोटीन। इसके जैसे तीनों कंबाइन होते हैं, आपका एडिनाइलेट साइक्लेट शुरू हो जाता है। इसमें आपका एटीपी कन्वर्ट किसमें होगा? एएनपी। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मैसेंजर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मैसेंजर। यानी अब जो हार्मोन आया वो अभी ऊपर ही रहेगा, वो हार्मोन अंदर नहीं आया। हार्मोन तो अंदर आया ही नहीं। जब अंदर आया ही नहीं बेटा हार्मोन, तो काम कैसे करेगा? तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगा। या तो हार्मोन अंदर नहीं है तो हार्मोन की कुछ क्या बोलते हैं, हार्मोन नहीं आ सकता, लेकिन हार्मोन के क्या करते हैं, रिमूव कर दो तो कुछ करना होगा। या हार्मोन के कुछ लोग घूम रहे होंगे, बोले भाई काम मेरा काम करो, ऐसा कर वैसा कर, यही होगा ना। अगर मैं आपके घर में नहीं आ सकता तो मैं आपके घर के मेंबर को क्या, आपके अपने मेंबर को क्या कर दूंगा? घर के अंदर भेज दूंगा आपका मेंबर बना के। या फिर आपके घर में जो मेंबर उनको मैं अपना पालूंगा, वो मेरा काम करेंगे, करेक्ट। तो वैसे ये हार्मोन अंदर नहीं, लेकिन हार्मोन के लिए कुछ काम करने वाली चीजें जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, हार्मोन उनसे अपना काम करवाएगा। तो पहले जब हार्मोन आया ना अपने सेल के पास, तो बोलेगा फर्स्ट मैसेंजर। क्या बोलेंगे? फर्स्ट मैसेंजर। जी प्रोटीन फर्स्ट मैसेंजर, उसके एडिनाइलेट साइक्लेट, उसके बाद एटीपी कन्वर्ट किसमें हो गया? एएनपी में कन्वर्ट हो गया। ये जो एएनपी है, ध्यान सुनना, सीएएनपी, क्या बोलते हैं इसको? सीएएनपी, साइक्लेज एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये होता है सेकंड मैसेंजर। ये कौन है आपका? सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेज क्या करेगा? सेकंड मैसेज क्या करेगा? ये एक तरह का प्रोटीन है, इसका नाम क्या है बेटा? काइनेज। कौन सा प्रोटीन? काइनेज। सेकंड मैसेंजर क्या करेगा? प्रोटीन काइनेज को क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। ये प्रोटीन काइनेज हमारे सेल में पहले से ही है। ये सब किसके मेंबर है बेटा? वाटर सोल्यूबल के मेंबर है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो जैसे ही आपका CAMP हुआ, CAMP ने क्या किया? जो प्रोटीन काइनेज डीएक्टिव था उसको क्या कर दिया? एक्टिव हो गया। अब ये प्रोटीन काइनेज किस पे काम करेगा? प्रोटीन पे काम करेगा। और प्रोटीन के अंदर क्या करेगा बेटा? वो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड कर रहा है। क्या ऐड कर रहा है? एक्स्ट्रा फॉस्फेट। यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसका मतलब प्रोटीन का रेस्पॉन्स चेंज होगा। सेल के अंदर प्रोटीन का रेस्पॉन्स चेंज हो गया, मतलब सेल का पूरा रेस्पॉन्स क्या हो गया? चेंज हो गया। इस तरीके से बेटा वो काम करते हैं। उसमें भी वही हुआ था ना, अलग प्रोटीन बना था, यहाँ पर एक प्रोटीन अलग हो गया, काम वही हुआ है। प्रोटीन वहाँ अलग बना, यहाँ भी अलग बना, लेकिन तरीके अलग अलग है। समझा आपको? वो अंदर घुस के गया, अंदर गया, सब कुछ चेंज किया। यहाँ पर उसको अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने पंटर लोगों को बोलेगा चलो एक काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। अंडरस्टूड? अब जरा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। ये देखिए, water soluble hormone binds to the receptor that protrude present from the target cell surface. The receptors are integral transmembrane protein. क्या होते हैं ये? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। मतलब ये देखो, ये आपका क्या है? ये फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे ऐसा प्रोटीन बनाया था, याद है कुछ? याद आ रहा है? ये क्या? ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या हमारा? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो क्या बोलते हैं?
ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन यहाँ सरफेस के ऊपर भी थे, याद है, कुछ प्रोटीन यहाँ भी ऐसे थे, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन। यही प्रोटीन बेटा होते हैं प्रोटीन चैनल्स। क्या होते हैं, प्रोटीन चैनल क्योंकि वाटर सोल्यूबल यहाँ से पास, नहीं, लेकिन इसके थ्रू पास हो हो सकता है, और नहीं पास होता तब तो मैसेज तो भेजा जा सकता है। समझा आपको, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, when a water soluble hormone binds to its receptor at the outer surface of the plasma membrane, it acts as a first messenger. First messenger then causes the production of सेकंड second messenger। कौन सा अपने पास, साइक्लिक AMP। कौन सा है, साइक्लिक AMP। ये तो बना था ना हमारा, AMP कहाँ से बना, ATP से बना, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स एंड सेवरल सेंसरी ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर हैं बेटा, लेकिन अपने एनसीईआरटी में किसके बारे में दिया हुआ है, साइक्लिक AMP इज द सेकेंडरी मैसेंजर। पहला मैसेंजर आगे बाइंड हुआ, उसके बाद साइक्लिक AMP बना, सेकंड मैसेंजर। साइक्लिक AMP क्या करेगा, काइनेज प्रोटीन, याद आ रहा है, तो देखो जैसे ही बना, सबसे पहले क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और वो क्या बनाएगा बेटा, जी प्रोटीन। जी प्रोटीन। जी प्रोटीन क्या करेगा, किसको स्टार्ट करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज। क्या स्टार्ट करेगा बेटा, एडिनाइलेट साइक्लेज। ये कन्वर्ट क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट किसमें कर देगा, ये AMP। कन्वर्ट द एटीपी इनटू द साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP कहा जाएगा आपके सेल के अंदर, बहुत सारे सेल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ये हमारा सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है बेटा, एंजाइम्स रखे हुए। क्या रखे हुए, एंजाइम्स। अब एंजाइम क्या करेगा, ये यूज करेगा, कौन यूज करेगा, साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP जो बना यूज करेगा, ठीक है। साइक्लिक AMP क्या करेगा, एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज इज एन एंजाइम दैट फॉस्फोराइलेट द सेल्यूलर प्रोटीन। ये सेल में बनने वाले प्रोटीन को क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट। फॉस्फोराइलेट का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस हमें मिलेगा कहाँ से, ये मिलेगा ATP से। तो ये प्रोटीन काइनेज आएंगे, ATP को बोलेंगे भाई काम को तो अपना क्या दे दो, हमें एक फॉस्फेट दे दो, खुद क्या बन जाओ, ADP बन जाओ। और ये फॉस्फेट किसको जाके चिपका दिया जाएगा, सेलुलर प्रोटीन। तो यहाँ पर क्या होता है, डोनर फॉस्फेट ग्रुप इज ATP। तो फॉस्फेट देने वाला कौन है, ATP। तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ADP। समझा आपको, ठीक है। फिर क्या होता है, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेसेस फॉस्फोराइलेट वन और मोर सेलुलर प्रोटीन। जो काइनेज है वो एक प्रोटीन या एक से ज्यादा प्रोटीन को क्या करेगा, उसमें फॉस्फेट को ऐड करेगा। फॉस्फोराइलेटेड एक्टिवेट्स सम प्रोटीन एंड इनएक्टिवेट अदर्स। फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन हो सकता है जो एक्टिव था वो क्या हो जाए, डीएक्टिव। जो डीएक्टिव था वो क्या हो जाए, एक्टिव। ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट किसकी है। जो चल रहा है उसे रोकना है तो भी फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा, जो रुका हुआ उसे स्टार्ट करना है तो भी क्या ऐड करना पड़ेगा, फॉस्फेट। डिपेंड करता है भाई आपको कौन सा वो हार्मोन है, ठीक है। फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन इन टर्न cause reaction that produce the physiological changes।